वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एनसीईआरटी के साइंस के क्लास 10 के चैप्टर सेकंड का। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा इंडिकेटर्स के बारे में, एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। पहले तो इंडिकेटर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडिकेटर्स की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम हर एक चीज़ को टेस्ट करके नहीं देख सकते कि कौन सी चीज़ एसिडिक है या बेसिक। एसिडिक वाली सार होती है और बेसिक बिटर होता है, ठीक। तो हम हर एक चीज़ को टेस्ट करके नहीं बता सकते। बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, आप टेस्ट करना उनको बहुत इतना मीनिंगफुल नहीं है। तो इसलिए हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स को डेवलप किया है। एसिड बेस इंडिकेटर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। जो नेचुरल होता है उसका बेस्ट एग्जांपल है लिटमस और आपका रेड कैबेज, पेट्यूनिया, टर्मरिक, रेड कैबेज, पेट्यूनिया, टर्मरिक, हाइड्रेंजिया, जरेनियम, ये सब जो है ये उसकी नेचुरल सोर्सेज है। आर्टिफिशियल में है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। इसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसिड बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एसिड बेस होता क्या है, हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि एसिड बेस क्या होता है। तो एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में H+ आयन देता है, H+ आयन रिलीज करता है। और बेस क्या होता है? जो वाटर में OH- आयन रिलीज करता है, ठीक। तो ये है एसिड और ये ऐसा होता है बेस। तो चलिए इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहला है कि इसकी प्रॉपर्टी जो इंडिकेटर्स के साथ शो करता है, ठीक। इंडिकेटर्स हमारे पास है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो रेड लिटमस होता है वो एसिड में रेड ही रहेगा, बेस को ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ठीक। तो ये रेड लिटमस ब्लू के बेस के प्रेजेंस में ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। वाइस वर्सा, जो ब्लू लिटमस है वो बेस के प्रेजेंस में ब्लू ही रहेगा और एसिड के एडिशन में ये रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। फिनोफ्थलीन जो होता है वो अगर आप बेसिक मीडियम में अगर बेस में इसको ऐड करोगे तो ये पिंक कलर हो जाएगा। एसिड में ये कलरलेस होगा, इस इमेज में आप देख सकते हो। एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस रहता है, बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज है वो न्यूट्रल पे ऑरेंज रहेगा, ठीक। और एसिडिक में ये रेड कलर का हो जाएगा, ठीक। और बेसिक में येलो कलर का हो जाता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक। मतलब जैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा इसका कलर डार्कर होता जाएगा, रेड कलर का होता जाएगा। जैसे ही बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा इसका ये कलर फीका पड़ता जाएगा, मतलब ऑरेंज से येलो हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जितने केमिकल्स दिए हैं सबसे पहले हम उनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। जिसके लास्ट में एसिड लिखा है वो आप समझ ही गए होंगे कि एसिड है, जैसे ये सब। और जिसके लास्ट में हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है वो सब बेसिक है, ठीक। इसका एक और ट्रिक है, जितने भी मेटेलिक होते हैं वो सब बेसिक होते हैं। जितने भी मेटेलिक कंपाउंड होते हैं जनरली वो सब क्या होंगे? बेसिक होंगे, ठीक। मेटेलिक प्लस अमोनिया वाले कंपाउंड NH4OH या फिर NH3, ये सब क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। जो एसिडिक होता है इसको आप लिखो, एसिडिक जो होता है जो नॉन मेटल वाले कंपाउंड जितने होते हैं, नॉन मेटल वाले कंपाउंड, इसको आप इजीली याद रख सकते हो, एक ट्रिक है। जितने नॉन मेटल वाले कंपाउंड होते हैं वो सब एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सब कुछ पहचान ही सकते हो। देखो क्या क्या है आपका, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक हो गया HNO3, ठीक। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये सब जो है ये सब क्या है? नॉन मेटल से बने हुए हैं, तो ये सब क्या होंगे? एसिडिक होंगे, ठीक। तो अब इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, आप इस टेबल को इजीली फिल कर लोगे। बेसिक देख लो, बेसिक जो मेटालिक होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक। और क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक। और आपका अमोनियम, मैंने बताया था जो अमोनिया के कंपाउंड होते हैं वो भी क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। अमोनिया के कंपाउंड और जो मेटल के कंपाउंड है ये सब क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक। और जो नॉन मेटल के कंपाउंड होते हैं वो सब एसिडिक होते हैं। अब इसको फिल कर लोगे इजीली, मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ आपको। चलो HNO3 ले लो, ठीक है। HNO3 आपने ले लिया। HNO3 रेड लिटमस एसिड है तो रेड लिटमस को रेड ही रखेगा, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा। फिनोफ्थलीन को क्या कर देगा? कलरलेस ही रखेगा, एसिड है क्योंकि। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा? रेड, ठीक। ये हो गया। उसी तरह एसिड का भी फिल कर सकते हो, बेस का भी फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या किया? केमिकल, जितने भी केमिकल कंपाउंड है उन्हीं को डिवाइड कर लिया एसिड और बेस में, फिर उसके बाद आपने फिल कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है एसिड और बेस की, कि ये इंडिकेटर, जो एसिड बेस इंडिकेटर है उनकी ये कलर चेंज करता है और आइडेंटिफाई कराता है कि क्या एसिड है क्या बेस है। ये जो इंडिकेटर है
जहाँ हमने कलर चेंज के बारे में बात करा है, कलर चेंज के बारे में। बट कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो ऑल्फैक्टरी होते हैं, जिनकी स्मेल एसिड बेस में अपना एक अलग ऑर्डर देते हैं, ठीक। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी है, इसने बताया, इस एक्टिविटी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्या करना है, फाइनली चॉप्ड अनियंस लेने हैं, उसको एक प्लास्टिक बैग में रखना है, प्लास्टिक बैग जैसे फाइनली चॉप्ड अनियंस, और एक आपका क्लोथ का स्ट्रिप रखना है, दो तीन क्लोथ की स्ट्रिप रख लीजिए, फाइनली चॉप्ड अनियन रख लीजिए। इसको ओवरनाइट आप फ्रिज में, उसके माउथ को सील करके ओवरनाइट आप फ्रिज में रख दीजिए, ठीक। और अगले दिन जब आप उन जो क्लोथ के स्ट्रिप्स हैं उसको निकालोगे, उसमें से अनियन की बहुत गंदी स्मेल आएगी आपको, ठीक, क्योंकि अनियन में वो सोप हो चुका होगा, ठीक। अनियन जो होता है वो एक वोलेटाइल केमिकल को रिलीज करता है। वोलेटाइल केमिकल मतलब ऐसा केमिकल जो ईजिली इवेपोरेट हो जाता है, जैसा आपका पेट्रोल हो गया, या फिर जो नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, ठीक, या फिर हाइलाइटर्स वगैरह, उसमें ऐसे वोलेटाइल केमिकल्स होते हैं, ठीक, जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो अनियन भी होता है, अनियन में भी ऐसा ही वोलेटाइल एक सब्सटेंस होता है जो इजीली इवेपोरेट होता है और आपको एक गंदी सी स्मेल प्रोवाइड कराता है, ठीक। तो अब वो जो स्मेल है वो इस क्लोथ में आ गया है, और ये क्लोथ भी वो वोलेटाइल सब्सटेंस को रिलीज़ कर रहा है, ठीक। तो अब क्या करोगे, ये जो स्ट्रिप है आपका क्लोथ का, ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा, ठीक, ये भी इंडिकेटर की तरह काम करेगा। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर कुछ ड्रॉप ऑफ, अगर आप HCl डालोगे या फिर कुछ ड्रॉप ऑफ NaOH डालोगे, तो उसमें कुछ चेंज आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, अगर आपने इसमें एसिड डाला है, एसिड डालोगे अगर आप इसमें, तो इसका जो स्मेल रहेगा वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, बट जब आप बेस इस स्ट्रिप पे डालोगे उसका स्मेल चला जाएगा। क्यों होगा, सीधी सी बात है। तो ये जो बेस है इसमें आपको स्मेल में नहीं मिलेगा, नो स्मेल मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो नॉन वोलेटाइल में कन्वर्ट हो जाता है बेस के प्रेजेंस में, ठीक। तो जब ये नॉन वोलेटाइल हो गया तो ये इवेपोरेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक। जब ये इवेपोरेट नहीं होगा तो आपकी नाक तक नहीं पहुँचेगा, आपको स्मेल नहीं आएगी, ठीक। अब इसमें आगे एक और बात करिए कि अगर आप मान लो उस कपड़े को वापस, जो स्ट्रिप लिया था आपने, उसको वापस से उसको वॉश कर दिया पानी से, तो फिर उसमें से स्मेल आने लगेगी। क्यों, क्योंकि जो बेस है और वो जो केमिकल है वो वॉश आउट हो जाएगा ऊपर की लेयर में, और जो इनर की लेयर में जो स्ट्रिप बचा है आपका कपड़े का, उसमें अनियन के वो वॉलेटाइल सब्सटेंस थोड़ा बहुत परसिस्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत प्रेजेंट रह सकता है, उसी की आपको हल्की हल्की स्मेल आएगी। फिर आप इसको बेस इसके ऊपर अप्लाई करोगे, फिर से वो स्मेल चली जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। जो अनियन पील है वो भी आपके एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ हो सकता है, ठीक। अगर एसिड है तो स्मेल रहेगी, अगर बेस है तो स्मेल चली जाएगी, इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, नो स्मेल, ठीक है। अगला इसी को इस एक्टिविटी में बताया गया अच्छे से। अगला देखते हैं। अगला है सिमिलर एक्टिविटी, वनीला, अनियन और क्लोव सब सिमिलर एक्टिविटी ही शो करते हैं, ठीक। अगर आप वनीला लोगे तो वनीला और क्लोव भी एसिड के प्रेजेंट में इनकी अच्छी खुशबू आती है, वनीला की स्मेल प्रेजेंट रहेगी। बट जैसे ही आप इसको बेस में ऐड करोगे तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो नॉन वॉलेटाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्मेल चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक। अब देखिए जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स होते हैं वो बेस की तरह ही काम करते हैं, इसको आप याद रख लो, ठीक। एक्सेप्ट एम्फोटेरिक मेटल्स, एम्फो मतलब बोथ होता है, एम्फोटेरिक मेटल्स में क्या क्या आता है आपका, एल्यूमिनियम आता है और जिंक आता है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब मेटल बेस की तरह ही बिहेव करते हैं, और ये जो होता है ये एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं, इसका रिएक्शन को अब लिख लो अच्छे से, इसको ट्रिक बना के याद कर लो, लिख लो, ऑल मेटल्स एक्ट एज अ बेस एक्सेप्ट जिंक एंड एल्यूमिनियम, दे आर एम्फोटेरिक मेटल्स, दे एक्ट एज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए मेटल का रिएक्शन देखते हैं। इसमें क्या किया गया है कि दो बार, एक बार H2SO4 से कंडक्ट कराया गया रिएक्शन। देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या गया, इसको सील कर दिया गया है कॉर्क से, और एक ट्यूब इसको एक सोप बबल के पानी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इसमें H2SO4, ठीक, और इसमें जिंक ग्रेन्यूल ऐड किया गया है, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक जो होता है इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक, रिएक्ट करेगा तो एक गैस निकलती है यहाँ से, और ये सोप बबल है तो इसके ऊपर ऐसे बबल्स बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे, ठीक। ये जो बबल्स होंगे, आप यहाँ पे एक बर्निंग आप कैंडल को लाओगे जिसमें इग्नाइटेड जो जल रही होगी, ठीक,
तो जब ये बबल के कांटेक्ट में आएगा तो इसके साथ एक पॉप की साउंड आती है। जो पॉप की साउंड होती है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है हाइड्रोजन गैस जब बर्न होता है तो, ठीक है। इसकी कैरेक्टर, अगर पॉप की साउंड आ गई तो आप समझ जाओ कि गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक। तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। ये हुआ कैसे, इसका रिएक्शन कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए लिख देता हूँ, H2SO4 प्लस जिंक रिएक्ट करता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। ये आप रिएक्शन बताओ, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस टाइप की रिएक्शन है, सोच के बताओ। ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, जब ये बर्न करता है तो पॉप साउंड आता है, ठीक, पॉप साउंड आता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। अभी पॉप साउंड क्यों आता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत जल्दी जलने वाला, सबसे फास्ट, सबसे अच्छा फ्यूल जो होता है हाइड्रोजन ही होता है, ठीक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ फायर, और बहुत तेज प्रोसेस होता है, बहुत एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है, तो जिसकी वजह से पॉप साउंड आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक। इस रिएक्शन को लिख लो आप। तो ये देखिए, अब इसको आप अंडरलाइन करो। तो एसिड होता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक। तो सॉल्ट इस रिएक्शन में कौन सा सॉल्ट बनाता है हमारा, ZnSO4, ठीक। आगे देखो, अब ये जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को इन्होंने बेस के साथ करा दिया। जिंक का रिएक्शन अभी H2SO4 के साथ कराया था, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया। तो इसके साथ रिएक्ट करके इसने कॉम्प्लेक्स बनाया सोडियम जिंकेट। तो ये जो सोडियम और ये देखिए, जो मेटल है उसने एक बेस के साथ रिएक्ट किया, मतलब यहाँ पे ये एज अ एसिड की तरह काम किया होगा, ठीक। और यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन में जिंक ने बेस की तरह काम किया है, ठीक। तो जब कोई चीज़ एज अ एसिड एज अ बेस दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, हम उसे एम्फोटेरिक बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है जिंक और एल्यूमिनियम, ठीक। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने वो बलून लिया होगा, एयर वाले बलून जो हवा में खुद ही उड़ते हैं, खरीदा होगा। तो वो बनाते कैसे हैं इसको, वो क्या करते हैं, कॉस्टिक सोडा, मतलब ये NaOH लेते हैं, और जो आपके कोका कोला वगैरह के कैन आते हैं, कैन किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं, ठीक। उसको वो NaOH के साथ मिलाते हैं, उसको हीट करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका ये गैस बनता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हल्का होता है बाकी गैसें से, इसलिए आपका ये बलून बन जाता है, इसके अंदर ये हाइड्रोजन भरी होती है, ठीक है, ओके। अब मैंने इसका यूज़ भी बता दिया आपको कि कहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिख लो आप, एम्फोटेरिक मेटल जिंक और एल्यूमिनियम उसका एग्जांपल होता है। रिएक्शन भी आपको समझ आ गया। हमने 2 प्रॉपर्टी देख ली, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल कार्बोनेट्स। जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, उनका रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होता है। अब देखो, जो मेटल है, मेटल और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों बेस की तरह ही काम करेंगे। अब बेस की तरह काम करेंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी एसिड के साथ डिफाइन होती है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एज अ बेस की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। यहाँ पे आपने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट को लिया 0.5 ग्राम, और 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया है। इस एक्टिविटी में देखिए आप, एक्टिविटी 2.5 में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको HCl के साथ मिक्स किया है। H2SO4 के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस HCl के साथ थोड़ा समझना ईजी होता है। देखो होता क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl, सॉल्ट, वाटर और CO2 बना रहा है। CO2 क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बोनेट लिया है, ठीक। इसलिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एक एक्स्ट्रा गैस बनती है जो है CO2। क्यों, क्योंकि हम रिएक्शन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का करा रहे हैं, ठीक। जब भी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होगा तो एक गैस बनती है CO2, इससे आप याद रख सकते हो। ऐसा हो क्यों रहा है, देखो, जब आप सोल्यूशन लेते हो, जैसे मान लो ये Na2CO3 ले लिया, ये सॉलिड है, जब इसको रिएक्ट कराओगे HCl में, एक्वस में लोगे, तो जैसे ही एक्वस में जाता है ना, ये ब्रेक हो जाता है सोडियम प्लस आयन में, और कार्बोनेट CO3 2 माइनस आयन। और ये जो कार्बोनेट है, ये क्या करता है, HCl जो होता है इसको अपना H+ दे देता है, तो ये आपका बन जाता है H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, ये ब्रेक होकर H2O प्लस CO2, यही तो है आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसमें एक H2 और एक ऑक्सीजन ले लो तो H2O बन जाएगा, और बचा हुआ क्या बन जाएगा, CO2, ठीक। तो यही रिलीज हो रहा है यहाँ पे, आप देखो H2O CO2, ये कहाँ से आया, कार्बोनिक एसिड से आया है H2CO3, ठीक। और NaCl कहाँ से आया, ये Cl यहाँ से आ गया,
और N यहाँ से है, तो ये भी जो आपका एसिड और बेस का रिएक्शन ही है। ठीक, ये जो कार्बोनेट है यही आपका CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है, आप इसको ईजिली बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये भी एसिड बेस का ही नॉर्मल रिएक्शन है। कार्बोनेट है यहाँ पे प्रेजेंट, इसलिए CO2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। कार्बोनेट है, CO2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, बाई कार्बोनेट है, CO2 मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये जो CO2 आया है, ठीक, ये CO2 आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे रिएक्शन आपने कराया, इसको क्या करोगे आप, लाइम वाटर लोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे, उसमें CO2 को जब आप बबल कराओगे तो CO2 इसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट पानी में नीचे इकट्ठा हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे से वाइट इकट्ठा हो जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि जो गैस रिलीज हुई थी वो कौन सी थी, CO2, जो रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। ठीक है, अब ये वाला रिएक्शन देखो आप, ये वाला रिएक्शन देखो, ये क्या है आपका बेस है, मेटल है। ठीक, ये बेस है, कैल्शियम बेस, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, बेस है। ठीक, और ये क्या है, CO2 तो नॉन मेटल है। जब CO2 जब रिएक्ट करने जाएगा तो ये पानी से मिलकर H2CO3 बन जाए, जब बबल कराओगे तो H2CO3 बन जाए। ये एक एसिड की तरह काम करता है, CO2 एक एसिड की तरह काम करता है, और यहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्शन ही हो रहा है, और ये सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। समझ गए बात आप? तो एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है। CO2 यहाँ से बना, इसको आपने कंफर्म भी कर लिया। ठीक है, इसको कंफर्म करने का एक और तरीका है, इस CO2 को जब आप बर्निंग कैंडल पे रखोगे तो इसको बुझा देगा। ठीक, एक्सटिंग्विश कर देगा, बुझा देता है। ठीक, और वही H2 जब ले रहे थे, हाइड्रोजन ले रहे थे, तो उसको और बर्न करा, पॉप की साउंड आ रही थी, वो हाइड्रोजन के साथ होगा। जो गैस बुझा देगा सिंपली वो CO2 है, जो पॉप के साउंड के साथ बुझाएगा वो H2 है। ठीक, आपको समझ आ चुका होगा। हाँ, अब आगे देखिए, जो आप यहाँ पे CO2 पास कर रहे थे ना, ये वाला CO2, अगर आप इसको कंटिन्यूसली पास करते रहोगे तो क्या होगा, पहले तो वो प्रेसिपिटेट बना था, अब सॉल्युबल हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। ठीक, इसकी वजह ये बहुत सिंपल है, लोगों का नाम हम देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे लिखे हैं बता दे रहा हूँ। देखिए, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, बाई कार्बोनेट की होती है -1, इसका 1 और ये 2 है, तो इसका 2 लगेगा इसके साथ कंबाइन होना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट का ट्वाइस। ठीक, समझ में आ गया बात? अब ये जो लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सब क्या होते हैं, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपसे पूछे कि क्या है, तो ये मेटल है, जैसे बेस की तरह ही काम करेगा, बेस वाली रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये देखिए, हाँ, इसको आप बना लो समरी कि मेटल का कोई कार्बोनेट हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड की तरह काम किया, सॉल्ट बनाया, CO2 रिलीज किया और वाटर। CO2 कहाँ से आया, ये जो कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ से है। जो मेटल है वो एज अ बेस की तरह काम करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ही बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक, आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर? अब एसिड बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका एग्जांपल बहुत अच्छा बताया आपको इंडिकेटर का यूज़ करते हुए। इसमें क्या बोला कि आप 2 ml डाइल्यूट NaOH ले लो। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लो, अच्छा बनाते हैं टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें 2 ml NaOH ऐड कर दो, और थोड़ा सा क्या कर दो, फिनॉफ्थलीन ऐड कर दो, कुछ ड्रॉप फिनॉफ्थलीन ऐड कर दो। जब फिनॉफ्थलीन होगा तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, क्योंकि फिनॉफ्थलीन बेस को पिंक कर देता है। ठीक, फिर आप क्या करो, इसमें आप ऐड करो एसिड, ऐड करो, इसमें एसिड ऐड करो, HCl ऐड कर सकते हो, कोई भी एसिड ऐड कर दो। जब एसिड इसमें जाएगा तो क्या कर देगा, NaOH को नलीफाई करने की कोशिश करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा HCl। तो ये जो पिंक जितना गाढ़ा कलर है ना, वो धीरे धीरे लाइटर होता जाएगा, पिंक लाइटर होता जाएगा, लाइटर होते होते एकदम कलरलेस हो जाएगा। ठीक, क्यों हो गया, क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर दिया। ख़त्म कर दिया मतलब पहले OH आयन ज़्यादा थे। ठीक, अब जैसे जैसे आप एसिड ऐड करोगे H+ आयन भी बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब ये जब ये दोनों इक्वल हो गए तो एक दूसरे को नल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक, इसीलिए जो कलर है वो गायब हो जाएगा। ठीक, फिर आप बेस ऐड करोगे, फिर NaOH ऐड करोगे, फिर पिंक कलर वापस आ जाएगा। इस एक्टिविटी में यही बताया गया कि एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, और एक सॉल्ट रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। यही जो एक्स्ट्रा आपका, जैसे NaOH बढ़ा हुआ था और H बढ़ा हुआ, H आप ऊपर से डाले तो यही दोनों रिएक्ट करके वाटर बन जाते हैं। ठीक, समझ आ गया हो आपको अच्छे से? अब इसकी आखिरी प्रॉपर्टी आई थिंक नहीं, 2 प्रॉपर्टी। मेटल ऑक्साइड, मेटल कैसा होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, तो रिएक्ट किसके साथ करेगा, एसिड के साथ करेगा। तो मेटल का ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं,
वही यहाँ पे बताएंगे। तो इस एक्टिविटी में क्या लिया, आप कॉपर ऑक्साइड लोगे, ठीक है, उसमें HCl ऐड करोगे, डाइल्यूट स्लोली स्लोली। तो क्या होगा, जब ये सॉल्ट बनता है ना, ये तो बहुत खूबसूरत सा एक ये बनता है, ग्रीन कलर का सॉल्ट बनता है, ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्ट बनता है, अच्छा सा दिखने वाला। ये होता है आपका कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक, कॉपर क्लोराइड। तो जो मेटल ऑक्साइड है वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। बैलेंस, आप जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने आपको बैलेंसिंग बताई है, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना, CuO प्लस HCl, ठीक, HCl CuCl2 प्लस वाटर, इसको आपको बैलेंस करना है होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक। रिएक्ट किसके साथ करेगा, बेस के साथ, और क्या बनाएगा, वही जो आपकी बात हुई थी, वाटर बनाएगा और सॉल्ट बनाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बबल किया था, तो आपका लाइम वाटर, जो लाइम वाटर था मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें बबल किया था तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है और वाटर बना था, ये प्रेसिपिटेट कर गया था, ठीक। तो जो नॉन मेटल होता है वो एक एसिडिक होता है, जो मेटल होता है वो बेसिक होता है। यहाँ पे आपको बताने का यही एक मेन जरिया है, मतलब मेन यही है कि वी कंक्लूड दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो मोस्टली बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड मोस्टली बेसिक होते हैं, एक्सेप्ट कुछ मेटल्स को, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक। मैं आपको जो मैंने आज पढ़ाया प्रॉपर्टीज़, उसके ऊपर आपको रिवाइज करा देता हूँ। बहुत सिंपल आज का लेक्चर था, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड बेस के क्या होते होंगे। तो सबसे पहला एग्जाम में आएगा कि राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो क्या लिखोगे, एसिड बेस जो होता है वो H+ रिलीज करता है, बेस होता है OH- रिलीज करता है एक्वस सोल्यूशन में या वाटर में, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी आप लिख दोगे। दूसरा क्या करोगे कि एसिड जो होता है वो लिटमस को रेड कर देता है और बेस जो होता है लिटमस को ब्लू कर देता है। और क्या लिख सकते हो, जो फिनॉक्थिलीन में एसिड कलरलेस रहता है, बेस में फिनॉक्थिलीन पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज होता है, रेड हो जाता है एसिडिक में, बेस में आपका ऑरेंज कलर का हो जाता है, ये लिख लोगे आप। अनियन वाला एग्जांपल लिख सकते हो, अनियन, क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस, ये सब जो होते हैं बेस में इनकी स्मेल चली जाती है, एसिड में इनकी स्मेल रहती है, ये आप लिख सकते हो एक प्रॉपर्टी। और आप क्या लिख सकते हो, उनके रिएक्शंस लिख सकते हो इसके अलावा। एसिड बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, ठीक, एसिड बेस का रिएक्शन क्या होता है मेटल के साथ। एसिड जो होता है, मेटल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं जनरली, मैंने आपको बता ही दिया, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक। कुछ मेटल एम्फोटेरिक होते हैं, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक, मैंने आपको सब कुछ बताया। जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, आप लिख सकते हो एसिड एंड बेस, मोस्टली एसिड ही लिखोगे, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस, ठीक। जो एम्फोटेरिक, और लिखोगे एम्फोटेरिक जो मेटल होते हैं वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, आपके हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे, जो आपने बलून वाला एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, एक ही हो गया, ठीक। अगला एग्जाम्पल क्या है, कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट वाला मैंने आपको याद करा दिया है कि कार्बोनेट में कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मेटल के जो कार्बोनेट है और मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें CO2 छुपा हुआ है, CO2 भी प्रेजेंट है। तो जो आपका एसिड बेस का रिएक्शन होता है वही होगा, एक्स्ट्रा कार्बोनेट की वजह से CO2 रिलीज होगा, ठीक। जो ये रिएक्ट कर रहा है, देखिए आपका सॉल्ट बनाया, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया, CO2 बनाया, ठीक। तो आप लिखोगे मेटल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, जो मेटल होते हैं बेस होते हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड CO2, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अब बेस जो आपके आपस में इनका रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सिंपल, ये आप लिख लोगे, इसको लिख देना बनाने के बाद। अब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। जो मेटल ऑक्साइड है, जैसे यहाँ पे देखो, मेटल ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, सिंपल। आई होप आपको ये याद हो चुका होगा। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, जैसे CO2 वाला नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा, CO2 प्लस बेस कौन सा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये बन जाता है आपका। तो ये इतना सिंपल है। मैं आप देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी लिखने के लिए आएगा तो आप लिखोगे एसिड रिलीज H+ आयन, बेस रिलीज OH आयन एक्वस सॉल्यूशन, फिर उनके इंडिकेटर्स के बारे में बता दोगे, फिर एसिड बेस का मेटल के साथ कैसा रिएक्शन है, जो एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 रिलीज करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं,
कि आपस में एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं। फिर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ, वही बनेगा सॉल्ट और वाटर। इतना सिंपल सा है ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा इस लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरे चैनल से और ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। और मैंने एक जो चैप्टर 1 है आपका साइंस का, उसके भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उसको भी जाके आप ज़रूर देखें, आपको ऐसे ही मज़ा आएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक, मेरा मेन जो एम है इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि आपको जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, आपकी मेन जो बाइबल है, जो गीता है, जो कोई भी बुक है, वो आपकी एनसीईआरटी है। मैं अगर आपको पीपीटी से पढ़ाने लग जाऊँ या फिर किसी और चीज़ से पढ़ाने लग जाऊँ, तो आप एनसीईआरटी को छोड़ दोगे। ठीक, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तुम। और एनसीईआरटी में हर एक चीज़ लिखी हुई है, हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एनसीईआरटी को लेके ही चलूँ और आपकी एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि आनी तो हर एक चीज़ एनसीईआरटी से ही है ना, तो मैं एनसीईआरटी को ही क्यों ना कवर करूँ। इसलिए मेरा मेन मोटो, मेन एम एनसीईआरटी को कवर करना है। तो अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली देखोगे फ्रॉम मतलब हर एक चैप्टर को, तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपकी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। ठीक, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा और बच्चों के कंपैरिजन में। ठीक, और आप यहीं के यहीं नोट्स भी ले रहे हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपको बता रहा हूँ, उसको लिखते भी चलो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इसके नोट्स भी आपको दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।